वेलकम टू सुपीरियर प्लस। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं रेफ्रिजरेटर को। जी हाँ, ये वही मशीनें जो कि आपके घर पे होती है जहाँ से आप ठंडा ठंडा पानी निकाल रहे होते हैं। क्या कभी ये वाली मशीन आपने अपने घर पे देखी है यार? ये वाली मशीन जिस पे आप खाना रखते हैं, स्टोर करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, इसी को ही हम फ्रिज भी कहते हैं और रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं। तो दरअसल हमें एक मशीन बनानी है। हमें एक ऐसी मशीन बनानी है जो एक काम करे। भाई क्या करे? वो एक इम्पोर्टेंट काम करे। भाई साहब, दरअसल हमें एक मशीन बनानी है। हमें क्या, एक मशीन चाहिए जिसका काम क्या हो, जो कि एक इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करे। वो कोल्ड बॉडी से को हीट को हॉट बॉडी में भेजे। भाई हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जो ये काम कर पाए। हमें इसी मशीन की तलाश है। कभी ये आपने अपने घरों के अंदर देखा है कि यार आपने चाय का कप गरम करके रखा हो और 5 मिनट के रखने के बाद वो और ज़्यादा गर्म हो गया हो? या आपने जो है आपने आपने जो क्या कहते हैं, या आपने कभी ऐसा देखा है आपने गरम गरम खाना रखा हो बाहर और 5 मिनट के बाद गया और वो खाना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया? ऐसा तो नहीं होता। तो यार ऐसे कैसे करें? बेसिकली यही काम होता है इस मशीन का कि कोल्ड बॉडी से हीट को हॉट बॉडी में भेजे। ये जो काम है भाई, आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मैंने आपको पढ़ाया है। ये बोलता है कि यार सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ डिक्टेट्स दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी स्पॉन्टेनियसली। चूंकि सेकंड लॉ हमको ये कहता है कि यार ये स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद फ्लो नहीं हो सकता, तो बड़ा मसला है। सो लेकिन अगर आप अपने घर पे देखें तो फ्रिज है, उसके अंदर आपने कोई चीज़ रखी, वो और ठंडी हो रही होती है, वो और ठंडी हो रही होती है। आप कहोगे सर सेकंड लॉ तो गलत है। नहीं 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 नहीं। इस काम को करने के लिए आपका जो फ्रिज है वो बिजली पे चलता है। किस पे भाई? इलेक्ट्रिसिटी पे। भाई लाइट आती है तब चलता है ना। वो कुछ वर्क डन ले रहा होता है लाइट से, वर्क डन। वो बिजली खींच रहा होता है, वो तवानाई लेकर ये काम कर रहा होता है स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद ब खुद ऐसा नहीं होता। आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस काम को करवाने के लिए, तभी ऐसा होगा। तो भाई रेफ्रिजरेटर भी एक ऐसा मशीन है जो ये काम करती है। क्या करती है भाई? वर्क डन लेकर क्या करती है भाई? ये एक्सटर्नल वर्क डन से फ्लो हीट के फ्लो को उल्टी डायरेक्शन में करवाती है। सो एक्सटर्नल वर्क डन से भाई हीट के फ्लो को उल्टी डायरेक्शन में करवाती है। भाई इसको हम रिवर्स कार्नट इंजन भी कहते हैं। आपको याद है कार्नट इंजन क्या था यार? एक ऐसा इंजन था जी, यहाँ से हीट, इस हॉट बॉडी से हीट को Q1 हीट लेता था, यहाँ पे वर्क डन देता था W, और यहाँ पे कुछ Q2 हीट निकाल देता था, मतलब कोल्ड बॉडी पर, ये हॉट बॉडी पर। अगर हम ऐसा प्रोसेस करवाएं कि यार हम वर्क डन लेने की बजाय हम इसको वर्क डन देने लग जाएं, इसी इंजन को ऐसे वर्क डन देने देने लग जाएं, तो होगा क्या यार? हीट यहाँ से ऐसे मूव कर रही थी, आपने वर्क डन इस डायरेक्शन में करवा दिया, वो जो सिस्टम है वो पूरा साइकिल उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। ये चीज़ ऐसे थी, आपने इसको रिवर्स करवा दी, तो ये वाली जो डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगी। मतलब जो हीट है वो Q2 से आएगी इंजन में, देन हॉट बॉडी में जाएगी ऐसे। ठीक है, ये हॉट बॉडी में जाएगी। मतलब आपने जो वर्क डन करवाया ये क्या करेगा, इस आपकी जो हीट है इसको यहाँ से वहाँ तक भेजेगी।
सो रेफ्रिजरेटर एक्चुअली कोई दूसरी मशीन नहीं है, ये रिवर्स कार्नट इंजन है, रिवर्स कार्नट इंजन है। ठीक है, ये क्या है, रिवर्स कार्नट इंजन है, मतलब वही इंजन है, इसको आप उल्टा चला रहे हो। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है कॉन्सेप्चुअली 25 से 30 मिनट का कार्नट इंजन के ऊपर, बहुत कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये जो काम करवाते हैं ना, स्मॉल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल स्टेप्स में करवाते हैं ये काम, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स में काम करवाते हैं। अब ये जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं। मतलब किसी भी पॉइंट पर आपने इस पिस्टन के ऊपर से, यानी 1000 तिनके हैं, आप एक तिनका एक एट ए टाइम उठाओगे, सारे नहीं उठाओगे। आप फिर से इसको रख भी सकते हो और वापसी को आ जाएगा। मतलब अगर आप कोई चेंज ला रहे हो, उसको रिवर्स भी कर सकते हो। सिंस इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो आप इसको उल्टी डायरेक्शन में भी चला सकते हैं अगर आपको हीट की फ्लो को अलग करवाना है। सो द रेफ्रिजरेटर इज़ नथिंग बट रिवर्स कार्नट इंजन। ठीक है, अपोजिट ऑफ कार्नट इंजन। ठीक है, आप उल्टा चला रहे हैं, इसको उल्टी डायरेक्शन में चला रहे हैं। इफ़ यू कैन जस्ट लुक एट दिस इमेज राइट नाउ, this is the work done we have given, and the QC, this amount of inside the refrigerator, जो आपके जो अंदर वाली जो हीट है रेफ्रिजरेटर की, कोल्ड बॉडी, मतलब जो आप कह रहे हैं कि आपका जो फ्रिज है उसके अंदर जो मतलब हीट है वगैरह, वो इसको यहाँ से निकालेगा, अंदर से मतलब हीट निकालेगा और वो बाहर फेंकेगा। बाहर कहाँ है यार, आपके किचन की सराउंडिंग्स के अंदर, वहाँ पे जाके फेंकेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्सटर्नल वर्क डन देना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, आप बिजली की तार कनेक्ट करते हो, क्या बिजली के तहत उसको चलाते हैं, आपका मीटर घुमाता है, फ्री फंड में स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद नहीं हो जाता। सो ये वही सारी की सारी बात कर रहा है और सारी की सारी बात यहाँ पे की जा रही है। अब कितनी हीट जाएगी, कितनी एफिशिएंसी है इस चीज़ की, कितना मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इसको तो अभी हम नहीं जानेंगे इस बात को फ़िलहाल। लेकिन इससे पहले हमें इस रेफ्रिजरेटर के मैकेनिज़्म को पढ़ना होगा। देखें, हमारे पास 2 और किताबें जो बड़े बड़े अच्छे अंदाज से लिखी गई हैं, और अगर आप इसको देखें तो बेसिकली ये एक डेफिनेशन को बताती हैं कि यार आपके पास ये जो रेफ्रिजरेटर है, दिस इज़ नथिंग द कार्नट रेफ्रिजरेटर, बिकॉज ईच स्टेप इज इन द कार्नट साइकिल इज़ रिवर्सिबल, द एंटायर साइकिल मे बी रिवर्स्ड, कन्वर्टिंग द इंजन इनटू अ रेफ्रिजरेटर। भाई क्योंकि हर स्टेप जो है ना वो रिवर्सिबल है, हर स्टेप जो आप कर रहे हैं वो बहुत रिवर्सिबल है, बहुत मतलब दिस इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप ऐसे इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यार, ये काम कैसे कर रहा होता है, मतलब अब आपका जो रेफ्रिजरेटर साइकिल है वो कैसे काम कर रहा होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी पढ़नी है हमें इस चीज़ का मैकेनिज़्म। इसका मैकेनिज़्म इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। बेसिकली होता क्या है, आपके पास एक फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं हम, आपके पास एक फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड, उसको कहते हैं रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट। और इस रेफ्रिजरेंट का आपका जो नाम होता था R134A, उसको कहते हैं हम, R134 से जो इस्तेमाल किया जाता है यूजुअली, ठीक है, वो रेफ्रिजरेंट होता है। मतलब कभी आप आए ना, आपके घर पे एसी या वो जो फ्रिज बनाने वाला है उसके पास एक कंटेनर होता है, आप उस पर हाथ डालेंगे ना बहुत ठंडा होता है, मतलब यार आप उसके कंटेनर की वॉल्स पे हाथ रखेंगे बहुत ठंडी होती है गैस से, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है ये। तो ये जो गैस है ये अंदर डाली जाती है पाइप्स के अंदर। होता क्या है, आपका फ्रिज वाला जो अंदर वाला सेक्शन होता है, ऊपर वाला खाना होता है जहाँ पे आप सामान रखे हुए होते हैं, वहाँ पे लाइंस होती है, वहाँ से इस फ्लूइड को गुजारा जाता है। और वो अंदर से जो है ना वो हॉटनेस जो है, क्योंकि वो ऊपर वाला बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है, तो अंदर से जो है ना आपके पास क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो नीचे जाता है, ठीक है, वो लिक्विफाई हो जाता है। लिक्विफाई होने के बाद जो है ना वो नीचे जाता है, और देन वो आपके फ्रिज के पीछे कभी देखिए काले काले कलर की जालियाँ बनी हुई होती हैं, बहुत लंबी लंबी काले काले रंग की, वहाँ पे एंटर करता है। वहाँ पे जब ये हीट एंटर करता है तो वहाँ पे वो हीट को रिलीज़ करता है। क्या करता है भाई, रिलीज़ करता है एनवायरनमेंट में, तभी तो मतलब आपके बाहर गर्मी हो जाती है, उसको हाथ लगाओगे वो गर्म हो रही होती है।
रिलीज़ करता है। जब वो उसको हीट को रिलीज़ कर देता है, वो तो बेचारा सुस्त पड़ जाएगा। तो एक कंप्रेसर होता है जो उसको खींचता है, ठीक है। उस वो जो एवापोरेटर थी, एवापोरे उस जालियों को कहते हैं एवापोरेटर, एवापोरेटर। तो उसको खींचता है वो कंप्रेसर खींच के इसको दबा के और प्रेशर से ऊपर की तरफ भेजता है। और वापसी इसके अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं यार, आपके जो ड्रायर हो गया, हाई प्रेशर लिक्विड हो गई, वगैरह वगैरह चीज़ें हो गई। सब प्रोसेसेस के बाद इसको वापसी यहाँ पे भेजा जाता है। और आपका जो एनर्जी ले रहा होता है ना, वो कंप्रेसर ले रहा होता है। वर्क डन किसको करते हैं आप? वर्क डन इसको देते हैं, कंप्रेसर को वर्क डन, इस वर्क डन को इसको देते हैं। ये जाता है, फिर यहाँ से हीट लेता है, फिर आता है, फिर वो आता है, इसको ऊपर भेजता रहता है। बीच में जो चीज़ें आ रही हैं देखें, मैं वो आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फिगर तो इन्होंने छाप दी है, आपकी किताब के अंदर इतनी डिटेल ही नहीं दी गई है। सो डेट्स वाइज बात को इतना समझें, आपका एंट्री टेस्ट क्लियर हो जाएगा इतना। बाकी अगर डिटेल के अंदर जाना है तो इंटर के बाद भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लेना सिंपली, सब कुछ सीख जाओगे बड़े अंदाज से। और ये जो किताबें मैं अभी तुम्हें दिखा रहा हूँ, जहाँ से कट पेस्ट करवा रहा हूँ, जाके तुम फाइनल ईयर थर्ड ईयर में पढ़ोगे। देखें ये प्यारी किताब है, हमारी किताब मज़े वाली नहीं है, इसके लिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। और दुनिया में मानी जाने वाली किताब है, ठीक है। पढ़ाऊँ तो अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ ना मैं तुम्हें, रटवा दियाँ किताबियाँ और जस्ट वहाँ से काम हो गया, नहीं नहीं नहीं, ये काम नहीं करना हमने। अब एयर कंडीशन के अंदर क्या होता है यार, अगर आपके घर का एयर कंडीशन है तो क्या करता है, आपके एनवायरनमेंट से वो हीट खींचता है और बाहर फेंकता है, कंप्रेसर जहाँ पे लगा हुआ होता है। भाई एसी का कंप्रेसर कहाँ लगवाना है? एसी का यार आउटर, सॉरी कंप्रेसर नहीं, सॉरी एसी का जो आउटर होता है वहाँ पे वो रिलीज़ करता है। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है ना, वो आता है एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। क्या आता है भाई? एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। अब भाई एफिशिएंसी, एक रेफ्रिजरेटर कितने अच्छे अंदाज से काम कर रहा है, उसको कहते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो बेसिकली इसको एक नंबर से डिफाइन किया जाता है। इट्स नॉट अ परसेंटेज यार, कितना परसेंटेज है, इन एक्चुअल इट इज़ अ नंबर। ये क्या है भाई? ये एक नंबर है। ये क्या नंबर है जो क्या करता है, जो रिप्रेजेंट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। ये एक नंबर है, ठीक है। इस नंबर को हम एक प्यारा सा नाम देते हैं, इस नंबर का एक प्यारा सा नाम है, वो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। देखें, किसी को और भी हो गया सर आपने ये लो प्रेशर वेपर कैसे है, हाई प्रेशर वेपर होने का मकसद ये आपने पढ़ाया नहीं, समझाया नहीं। देखें देखें यहाँ पे अगर आप देखें ना, आपका कॉइल्स के बारे में जिक्र है, एंड प्रेशर होना, ये होना, कंप्रेसर का क्या मैकेनिज्म है, कोई डिस्कशन है नहीं। सो डेट्स वाई मैं इस बात को इसलिए छोड़ रहा हूँ। देखें, अगर मेरे आप पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं, मैं आपको एक एक टॉपिक को 30-30, 25-25 मिनट डिटेल के अंदर समझा रहा होता हूँ। राइट नाउ दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, किसी लिहाज से काम का नहीं है। हाँ, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम अ मैकेनिकल इंजीनियर, वहाँ पे जाके डिटेल के अंदर पढ़ोगे। अदरवाइज़ यूट्यूब पे जाके सर्च करो इसके प्रॉपर मैकेनिज्म को, वहाँ पे तुम्हें समझ आएगा। राइट नाउ सिंपली इट्स बियॉन्ड योर स्कोप, एंड आपके एस के अंदर नहीं है कि यार ये ईच एंड एवरी स्टेप आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेट्स वाई आई हैव स्किप्ड दिस, बट ऊपर ऊपर से मैंने आपको समझा दिया, आपको फील दिलवा दिया आखिरकार चल क्या रहा है, ठीक है। नाउ बेसिकली आपके पास होती क्या एफिशिएंसी, मतलब वो चीज़ क्या होती है? हम कहते हैं ना, आपका जो है आउटपुट अपॉन इनपुट। हमारा फार्मूला था आउटपुट अपॉन इनपुट। हम इससे एफिशिएंसी देखते हैं, ना कि किसी और चीज़ को देखें। हम एफिशिएंसी इसको देखते हैं, लेकिन हमारा ये केस, ये तो हम COP लिख रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारा। सो आउटपुट क्या हमारा यार? हमें चाहिए हीट, राइट। ये हमारा आउटपुट है। हमें क्या चाहिए? हमें हीट एक्सट्रैक्शन चाहिए, हीट डिवाइड बाय इनपुट। हमें यार, हमें वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, वर्क, तो हमें ये चाहिए। तो ये आपके पास है। अब हीट एक्सट्रैक्शन कितनी आ रही है यार आपकी? भाई हीट एक्सट्रैक्शन कितनी आ रही है भाई? कोल्ड बॉडी से भाई कितनी हीट जो है ना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप? QC नीचे जा रही थी, वही QC आप ऊपर निकाल रहे हो। दिस इज़ द थिंग। तो मेरे भाई ये रहा QC, ठीक है।
डिवाइड बाय भाई किससे करोगे, वर्क डन, किससे करोगे, वर्क डन से। अब वर्क डन किसके बराबर था एक्चुअली, आप कितना वर्क डन करोगे इस क्यूसी को निकालने के लिए, अब ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा यार, क्योंकि आपको पता है, सिंस यू नो डेट यार, क्यू हॉट जितनी आप हीट देते हैं, ठीक है, हॉट बॉडी से जितनी हीट आप देते हैं मतलब वो बराबर होती है वर्क डन, आपको कुछ मिलता है, और कुछ क्यू सी मतलब कोल्ड बॉडी में वो लूज होती है, ठीक है। तो भाई आपने वर्क डन कितना किया इस काम को करवाने के लिए, मतलब आपको वर्क डन कितना मिला, किया नहीं कितना मिला, वो है क्यू एच माइनस क्यू सी। अब इतना ही वर्क डन आपको देना पड़ेगा इस क्यू सी को वापसी इधर भेजने के लिए, इतना ही वर्क डन आपको करना पड़ेगा। सो बाय दिस ये वाली चीज़ आप यहाँ पे जाके पेश कर देंगे, वो क्या होगी, वो होगी क्यू एच माइनस क्यू सी। सो ये होता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम एक लेटर से शो करते हैं के। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपकी कितनी है। क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि यार आपका जो क्यू है ना, क्यू सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार टी सी के, और क्यू एच बराबर है टी एच, मतलब आपका जो हॉट रिजर्वायर है उसका टेम्परेचर, ये दोनों क्या है भाई, डायरेक्टली बराबर हैं। मतलब हम लिखते थे क्यू वन बराबर है टी वन के, या इस केस के अंदर हम लिखें क्यू सी बराबर है टी सी के, और आपका जो है क्यू एच बराबर है टी एच के, ये हम लिखते थे। कैसी डेरिवेशन आई वो तो आपको मैंने भी नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई, क्योंकि वो आपके कोर्स का टॉपिक नहीं है, लेकिन लॉगरिदम्स आएंगे और अदर चीज़ें आएंगी, आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्चुअली इंटीग्रेशन से या उसको तोड़ के। अब भाई आपका क्यू सी ओवर क्यू एच माइनस क्यू सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद सम टर्म्स आपके पास। वो जो टर्म्स आती हैं वो आती हैं आपके पास टी सी अपॉन टी एच माइनस टी सी, ये आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के। ये आपका नतीजा है जिस पर आपको उतरना था और जिसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है। बेसिकली ये जो है सी ओ पी 100% से ज़्यादा हो सकता है। क्यों क्यों ज़्यादा हो सकता है, फील करो। देखो अगर आपका जो बाहर का जो सराउंडिंग है टी एच हॉट बॉडी है, और आपका जो कोल्ड जो टेम्परेचर है जो लाना है, ठीक है, कोल्ड जो टेम्परेचर है मतलब वो जो आपका इनसाइड द रेफ्रिजरेटर वो जो टेम्परेचर है, और जो हॉट बॉडी है, ठीक है, अगर अगर इसके टेम्परेचर में बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इससे होगा क्या, ये डिनोमिनेटर का जो टी एच माइनस टी सी है, ये इस डिफरेंस जितना बड़ा होगा ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर बढ़ने की वजह से क्या होगा, सी ओ पी कम होगा, और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जैसे कम होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसीलिए घर पे अगर आपकी वालदा बोलती हो कि आपका जो मिल्क है ना, दूध को उबाल के आप डायरेक्टली फ्रिज के अंदर नहीं रखते, आप दूध को ना ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं, या कोई भी चीज़ होती है रात के वक्त बोलते हैं यार इसको ठंडा करके बाहर छोड़ दो, 2 घंटे 1 घंटे के बाद रख देना, इसलिए भाई वरना बिजली के यूनिट ऐसे घूमेंगे तुम्हारे, तुम्हें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। सी ओ पी भाई तुम्हारा ज़्यादा कैसे होगा यार, टेम्परेचर डिफरेंस जितना कम होगा, जितना कम होता जाएगा, और तुम्हारा जो है ना, जितना कम होता जाएगा, जितना कम होता जाएगा तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस, और या तुम्हारा टी सी वो जो आपका है टेम्परेचर बढ़ता जाए, तो ये जो वैल्यू है सी ओ पी की बढ़ती जाएगी, ठीक है, अच्छी खासी लंबी हो जाएगी। सी ओ पी की वैल्यू बड़ी होने का मकसद क्या है, इसका मकसद क्या हुआ, अगर सी ओ पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है, व्हाट डज इट मीन कि अगर वैल्यू बहुत बड़ी है, अगर सी ओ पी की वैल्यू बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है मतलब अच्छी खासी बड़ी है, इसका मकसद क्या हुआ, इंट्यूटिवली जानो कि आपको लेस वर्क डन में, आपको कम वर्क डन करके, लेस वर्क में वर्क डन करके ज़्यादा हीट फ्लो करवाएंगे, हीट फ्लो होगी,
मतलब आप कम वर्क डन लगाओगे और कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में ज़्यादा हीट फ्लो करेगी अच्छी खासी। अगर COP बहुत कम है, बहुत कम है, इसका क्या हुआ यार? कोल्ड बॉडी से हीट फ्लो करवाने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, करना होगा। ये मीनिंग होती है COP की यार। जितना ज़्यादा होगा यार, तुम थोड़ी सी बिजली खर्च करके तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा ठंडा। सो दिस इज़ वाट इट मीन। और इस तरीके कार से हमने इन कॉन्सेप्ट को समझा यार, COP क्या होता है वगैरह वगैरह, और किस तरीके से चीज़ें लाई। और इस जगह पे हमने एक जादू किया है, एक जादू किया, तो इस जादू को मेंशन भी कर दो यार कि आपका जो QC बराबर होता है TC के, एंड आपका जो QH बराबर होता है TH के। ओके। और बिहाइंड दिस लॉजिक, इसका जो लॉजिक आपको पता है कि यार हमने आफ्टर, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है यार, एक डेरिवेशन है। उस डेरिवेशन के बाद आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इस बात को प्रूव कर पाएँ। आफ्टर डेरिवेशन, आप इस नतीजे पे आफ्टर डेरिवेशन पहुंचेंगे, और इस तरीक़े से हमने इसको जो है ना वो अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर यूटिलाइज़ किया और इस बात की अंडरस्टैंडिंग की है कि COP क्या होता है और रेफ्रिजरेटर क्या होता है। देखिए, अगर ये जो हमने इतने प्यारे से और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए, अगर आपको ये चाहिए और ऊपर वाले नोट्स भी चाहिए, तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके ले सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, हम नोट्स बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप पर ही भेजते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको MCAT ECAT की बैचेस ज्वाइन करनी है, क्लास 12 के फिज़िक्स के ट्यूशन लेने हैं, कि केमिस्ट्री के, बायो के, मैथमेटिक्स के, और अपनी मजबूती से ग्रिप बनवानी है बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन के लिए। देखिए, हम अलग से MCAT ECAT की बैच हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, आप क्लास 12 के ट्यूशन हमसे ले लेना, आपकी ECAT और MD CAT की तैयारी हो जाएगी बड़े अच्छे अंदाज से, वो ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम फ़ी है। इसके अलावा आप पेड नोट ले सकते हैं जो है ना इस फिज़िक्स के, जिसके अंदर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, परचेज़ करने हो, क्लास 9, 10, 11, 12 के MD CAT ECAT के नोट्स चाहिए हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स, वहाँ वो सवाल जो 4 से 5 दफ़ा भी रिपीट हुए हैं, उनके नोट्स चाहिए भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, सर हमें ये नोट्स ख़रीदने हैं वगैरह वगैरह। तो इन नोट्स के साथ ही पता नहीं कितने बच्चों की जो है ना एडमिशन हुई, सिलेक्शन हुई है, जस्ट उसको प्रैक्टिस कर करके बच्चे 3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रैक्टिस करते थे और उनके रिव्यूज़ मुझे आते थे, सर थैंक यू सो मच। सो आप इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस एजुकेशनल वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।